नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं रोहित तिवारी आपका स्वागत करता हूं और पिछले वीडियो पर आपने जो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान किया है उसके लिए हम आपका बार बार आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि पाषाण काल के समाप्ति के बाद भारत में आद्य ऐतिहासिक काल आता है। आद्य ऐतिहासिक काल आता है जिसमें इसको हम सामान्य भाषा में ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको हम ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं। इस काल में मानव ने तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। मतलब वो पाषाण के साथ साथ तांबे का भी उपयोग करता था। इसलिए इस कालखंड को एक विशेष नाम दिया जाता है जिसको कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। कैल्कोलिथिक काल भी इसको कहा जाता है। अगर इसके समय की बात की जाए तो ये लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास का समय था। और इसमें एक विशेष बात ये होती है कि इसमें कुछ ताम्रपाषाण संस्कृतियां उत्पन्न होती हैं और जिनसे कभी कभी प्रश्न बनते हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। हालांकि सामान्यतः ही प्रश्न बनते हैं। इसमें 3 जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी, ये संस्कृतियां अगर बात की जाए तो इनका स्वरूप पूर्णतः ग्रामीण था और ये संस्कृतियां लगभग 3 का अध्ययन हम यहां करेंगे, जिसमें मालवा संस्कृति और आहाड़ संस्कृति तथा जोरवे संस्कृति आती है। ये तीनों ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी और ग्रामीण संस्कृतियां थी। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा देख लिया जाए। इनमें कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिनको जानना जरूरी है। अब इसमें जो आहाड़ है, आहाड़ संस्कृति, उसका जो क्षेत्र था वो राजस्थान था। आहाड़ संस्कृति का जो क्षेत्र था वो राजस्थान था। यहां से अनेक प्रकार के तांबे की वस्तुएं मिली हैं। तांबे की अनेक वस्तुएं मिली हैं। यहां से तांबे की चूड़ियां मिली हैं, चादर मिली है। चादर का मतलब पतली चादर। संस्कृति का जो दूसरा नाम था उसको ताम्बवती भी कहा जाता। ताम्बवती। देखिए, एक बात हम बताएं यहां आपको, ये जो है इसका संबंध राजस्थान से, और आगे जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि तांबे का जो प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो कहीं खेतरी जो जगह थी राजस्थान की, वहीं से तांबा मंगाते थे। तो
तांबे का जो स्रोत था वो राजस्थान में पहले से ही था, और आहार संस्कृति के लोगों ने उस स्रोत से तांबा मतलब प्राप्त किया, उसका उपयोग किया, और इसीलिए चूंकि तांबे के अत्यधिक उपयोग के कारण इस जगह को ताम्रवती कहा गया। ठीक है, तो ये लगभग जो अगर इसके कालखंड की बात करें तो ये लगभग 2100 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास का काल इसके अंतर्गत आता है। 2100 से 1500 ईसा पूर्व तक का काल इसके अंतर्गत आता है। यहाँ से चूड़ियाँ मिली है, चादर मिली है। यहाँ पे एक और स्थल का नाम आता है जिसे गिलुंद नाम से जाना जाता है। इसी का मतलब आहार संस्कृति का ही एक स्थल है जिसको गिलुंद के नाम से जाना जाता है, गिलुंद के नाम से। यहाँ से ईंटों के घर प्राप्त हुए, ईंटों के मकान प्राप्त हुए। यहाँ से क्या गिलुंद से क्या प्राप्त हुआ है? ईंटों के मकान मिले। देखिए, ये ईंटों के मकान का पाया जाना कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई संबंध जरूर हड़प्पा काल से रहा होगा। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी, चूंकि पिछला वीडियो बहुत बड़ा हो गया था इसलिए मैं इसमें इसको ऐड ऑन कर दिया हूँ। देखिए, यहाँ पे एक और मैं बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि पीसीएस या आईएएस परीक्षा को देने के लिए जीएस का जो ट्रेडिशनल पार्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस पे एक बेहतर पकड़ बना लेते हैं तो फिर आपका आगे का एग्ज़ाम देना और उसे क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप एक बार मेरे साथ जुड़िए और पीछे की वीडियो को ध्यान से देखिए। मैंने ये प्रयास किया है कि ज़्यादातर चीज़ें आपको समझा दी जाएं, और आगे भी हम ये प्रयास करेंगे कि कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कि करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स वगैरह इसमें जोड़ करके देने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया रहेगी। फिलहाल आप जुड़िए और बेसिक चीज़ों को पहले मजबूत करिए, जिसके आधार पे आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये गिलुंद हमने बताया। तो यहाँ पे जो है आहार संस्कृति और गिलुंद ये जो जगह है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी संस्कृति पे चलते हैं जिसको हम कहते हैं मालवा रूप से मालवा संस्कृति। दूसरे नंबर पे आएगी मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति मूल रूप से मृदभांडों के लिए जानी जाती है। इस संस्कृति में मृदभांड पाए गए, मृदभांड पाए गए। मृदभांड जो थे वो पक्की मिट्टी के बर्तन होते थे, और इतिहास में कला को समझने के लिए और इतिहास के विकास को समझने के लिए एक बहुत बड़े माध्यम है। क्योंकि मृदभांड जितने सुंदर, जितने मजबूत और जितने अच्छे बनेंगे, वह ऐतिहासिक कालक्रम को समझाने का प्रयास करेंगे कि आगे इतिहास में कला, संस्कृति और विकास बेहतर तरीके से हुआ। तो मृदभांड भी एक आधार बनता है उस इतिहास को या तत्कालीन इतिहास को जानने और समझने का। हालांकि मृदभांड पे एक हम विशेष चर्चा प्रस्तुत करेंगे आपके लिए, अलग से इस पे वीडियो बनाएंगे मृदभांड के लिए। तो वो एक अलग टॉपिक होगा जब हम आगे कुछ और संस्कृतियों को पढ़ेंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल में भी इनका महत्व है। तो उस समय जब हम पढ़ेंगे तो इस पर एक विस्तृत वीडियो आपको हम मृदभांड पे देंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इस पे चलते हैं। तो मालवा संस्कृति जो थी वो मृदभांडों के लिए जानी जाती थी और बड़े उत्कृष्ट मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसी संस्कृति में एक और जगह आती है जिसका नाम है एरण,
और एरण जो है, एरण भी जगह है, मालवा संस्कृति का ही एक केंद्र है। एरण से सती प्रथा का सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो प्राप्त हुआ है। एरण से ही सती प्रथा का एक सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो प्राप्त हुआ है। तो एरण, मालवा, ये सब जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और इसमें तीसरा जो इंपॉर्टेंट आता है संस्कृति स्थल, वो है जोरवे। जोरवे जो, चूंकि हम इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पिछला वीडियो काफी लंबा हो गया था और कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी, इस वजह से हम उसमें नहीं ऐड कर पाए। तो इसलिए एक छोटा सा पार्ट हम आपको बना करके दे रहे हैं। जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति जो थी वो महाराष्ट्र में विकसित हुई। महाराष्ट्र में विकसित हुई स्थल है, जिसमें एक आता है दैमाबाद और एक आता है दैमाबाद और एक आता है इनाम गांव। अब दैमाबाद जो था, दैमाबाद से बहुत सारे कांसे की वस्तुएं मिली। कांसा या बड़ी मात्रा में मिला है। और यहाँ पे कांसे के अनेक वस्तुएं मिली हैं, जिसमें गैंडे की मूर्ति है, गैंडे की, ठीक है, रथ है और भैंसा, हाथी और भैंसा की भी कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो गैंडे का साच या गैंडे की मूर्ति कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, क्योंकि इस काल में गैंडा जो है एक बड़ा अजीब सा प्राणी हुआ करता था। ठीक है, तो गैंडा, चूंकि गैंडा की जो वास्तविक स्थिति अगर वर्तमान में देखें तो ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है भाई। महाराष्ट्र, जोरवे महाराष्ट्र का क्षेत्र है और भारत में वर्तमान समय में गैंडा पाया कहाँ जाता है? असम के कांजीरंगा में, जो उसका मूल प्राकृतिक वास है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप समझते रहिए, जानते रहिए। आगे जो है, आगे बढ़ें। रथ के भी साक्ष्य मिलते हैं, हाथी और भैंसे के भी साक्ष्य दैमाबाद से हमें मिलते हैं। आगे देखते हैं हम, इसमें एक बड़ा प्रसिद्ध, इसमें दूसरा जो प्रसिद्ध स्थल है वो है इनाम गांव। तो इनाम गांव में ये भी एक ग्रामीण संस्कृति थी, ये सारी ग्रामीण संस्कृतियां थी। तो इनाम गांव में एक बड़ी बस्ती प्राप्त होती है, काफी बड़ी एक बस्ती है। उस बस्ती की खास बात यह है कि वह बस्ती किलेबंद है और इसके चारों तरफ जो है खाई खोदी गई है। ठीक है, तो इनाम गांव से किले वाली बस्ती, किले वाली बस्ती मिली है। ठीक है ना, ये कुछ छोटे फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट थे, चूंकि पूछे गए प्रश्न हैं इसलिए मैंने इसको आपको बताने का प्रयास किया। इसको आप जानते रहिए। और किले वाली बस्ती मिली है जिसके चारों तरफ खाई खोदी गई, मतलब खाई से उसको घेरा गया है, खाई से इसको घेरा गया है। लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास, 1200 ईसा पूर्व के आसपास यह संस्कृति पूरी तरह से क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो चूंकि ये प्रश्न कभी कभी यहां से बनते हैं तो इसलिए मैंने आपको इसको बताने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं एक और टॉपिक पे। कुछ चीजें छूट रही थी, हालांकि उस पे हम बहुत बड़ी चर्चा नहीं करेंगे, हम छोटी सी चर्चा ही करेंगे। और जब आगे का इतिहास बताएंगे, आगे का इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें उनकी चर्चा होगी। लेकिन चूंकि इतिहास के स्रोत की बात चलती है तो यहाँ पे दो बड़े प्रमुख स्रोत हैं।
इतिहास के स्रोत की बात अगर चलती है तो इसके दो बड़े प्रमुख स्रोत हैं। वो हैं, एक आता है आपका अभिलेख, यहां हम बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे, केवल इसकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। और दूसरा आता है सिक्के। ये इतिहास को जानने के लिए बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं दोनों। ठीक है, अगर अभिलेख की हम बात करते हैं, अभिलेख, तो ये इतिहास को जानने और समझने में बड़ी मदद करता है। तो अभिलेख वास्तव में क्या है? जैसे किसी भी सतह पर, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे वो काष्ठ की हो, चाहे वो ताम्रपत्र या किसी धातु की हो, अगर उस पर कोई सूचना उत्कीर्ण कराई जाती है तो इसको हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेख इतिहास को जानने में बहुत मदद करते हैं। वो उस काल के राजा की वास्तविक स्थिति को बताते हैं। वे उस काल के राजा के समय का निर्धारण करते हैं, उसके काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को बताते हैं, और यहाँ तक ये भी बताते हैं कि उसका राजनीतिक विस्तार या क्षेत्र विस्तार कहाँ तक था। तो ये अध्ययन को, मतलब इतिहास के अध्ययन को, और इतिहास के अध्ययन को सरल बनाते हैं ये आपके जो अभिलेख हैं। अभिलेखों में जो अगर बात करें तो सबसे पहला जो अभिलेख प्राप्त हुआ था उसको ऐसा माना जाता है कि वो थी बोगज कोई संहिता। बोगज कोई संहिता, सबसे पहला अभिलेख इसी को माना जाता है। ठीक है, ये वैदिक कालीन है, वैदिक कालीन अभिलेख, वैदिक काल का अभिलेख। ठीक है, तो बोगज कोई संहिता को सबसे प्रथम अभिलेख के रूप में माना जाए, वो बोगज कोई। अगर भारतीय अभिलेखों की बात करें, तो सबसे पहले हमको जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वो प्राप्त हुए अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। हम इस पे विस्तृत चर्चा भी करेंगे आगे जब मौर्य काल पढ़ाएंगे। और मौर्य काल के अलावा गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, इसमें तमाम अभिलेख प्राप्त होते हैं। जब उस इतिहास को हम बताएंगे तो उसको ढंग से पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे ये बताने का प्रयास करूँगा कि ये अभिलेख कैसे उस काल के इतिहास को जानने और समझने में सहायक हैं। यहाँ अभिलेखों के प्रति एक हमको अवधारणा बनानी होगी कि हर अभिलेख में जो चीज़ लिखी हुई है वो कभी कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण है, मतलब बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। तो हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उस काल के इतिहास के अन्य स्रोतों से, उसको कंपेयर करके, मतलब उसकी तुलना करके हम अध्ययन उसका करेंगे कि हमें सही चीज प्राप्त हो। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे अभिलेख हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है, रुद्रदामन का अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और सारे हैं, भीतरी स्तंभ लेख है, एहोल अभिलेख है। बहुत सारे अभिलेख हैं जिनको हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय उसको, इस काल का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय इसको वहाँ से कोरिलेट करके पढ़ने में हमको उस इतिहास को समझने में भी आसानी होगी, और हम इस अभिलेख को भी कायदे से समझेंगे। चूँकि यहाँ पे स्रोत की बात चल रही थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया है। अगला जो महत्वपूर्ण चीज आता है वो सिक्के आते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो सिक्के आते हैं। ठीक है,
हाँ, एक चीज बता दें, अभिलेख के अध्ययन को हम एपिग्राफी भी कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है वो क्या करने के लिए, सुमेलित करने के लिए कभी कभी अंग्रेजी वर्जन भी दे देता है, तो इसको आप सुमेलित कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, अच्छा करें कि सिक्के क्या हैं। तो सिक्के जो है विनिमय के एक साधन हैं, ठीक है, और इनके माध्यम से वस्तु का विनिमय होता है। ठीक है, मुद्रा विनिमय का एक साधन है, तो सिक्के भी जाहिर सी बात है कि मुद्रा का ही एक स्वरूप है, तो ये भी विनिमय के साधन है। तो प्राचीन काल में जैसे आप बात करते हैं सिंधु सभ्यता की या फिर वैदिक सभ्यता की, तो उस काल में सिक्के जो थे वो प्रचलित नहीं थे। मतलब सिक्के की जगह वस्तुओं से वस्तुओं का विनिमय होता था। ठीक है, इसके बाद के काल में सिक्के आते हैं, और भारत में जो सिक्कों का कालक्रम होता है वो लगभग 500 से 600 शताब्दी ईसा पूर्व सिक्कों पर। सिक्के इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। सिक्के उस काल के निर्धारण के साथ साथ, मतलब किस काल में ये चले, उस काल के निर्धारण के साथ साथ उस कालखंड की आर्थिक स्थिति, व्यापार और वाणिज्य की स्थिति को भी दर्शाते हैं। भारत में अगर सिक्कों की बात की जाए तो लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनका प्रचलन जो है, ईसा पूर्व इनका प्रचलन जो है प्रारंभ होता है। भारत में सिक्कों का प्रचलन 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्राप्त होता है। जो सबसे पहले सिक्के भारत में आए उनको हम आहत सिक्के कहते थे। आहत का मतलब ये हुआ कि उनको जो है उनमें पंच मार दिया जाता था, मतलब उनको जो है पंच कर दिया जाता था, उन पे ठप्पा लगा दिया जाता था, तो इसीलिए इनको आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के का कोई आकार नहीं होता था, ये तांबा चांदी के भी होते थे, शीशे के भी होते थे। तो इनमें मछली, पेड़, अर्धचंद्र, ये सब जैसी, मतलब इस तरह की डिजाइन इसमें होती थी। सामान्यतः इनको इसलिए अलग अलग कर दिया जाता था कि उस समय बहुत छोटे छोटे साम्राज्य थे, हो सकता है कि ये किसी विशेष वस्तु, ये मतलब किसी विशेष स्थान के ये सिक्के हों, तो उनको अलग अलग उन पे मार्क कर दिया जाता था। इसे मतलब जैसे उस पे इसका ठप्पा लगा दिया जाता था। अब जो है हम आगे चलते हैं तो सिक्के, जैसे हम एक चीज बताएं कि सातवाहन काल के जो सिक्के या फिर जो रोमन सिक्के हमें मिले हैं, ठीक है, या फिर जो कुषाण काल के सिक्के मिले हैं, उन पे, जैसे रोमन काल के जो सिक्के मिले हैं उन पर, उनसे ये पता चलता है कि यहाँ पे रोम से व्यापार होता था। जो सातवाहन काल के सिक्के हैं उन पे नावों के चित्र बनाए गए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ पे समुद्रिक मार्ग से व्यापार होता था। ठीक है, तो सिक्के जो है उस काल की व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक स्थिति को जानने और समझने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो कुषाणों द्वारा चलाए जाते हैं। कुषाणों द्वारा भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए जाते हैं सर्वप्रथम। कुछ मात्रा में ये चांदी के सिक्के भी निर्गत करते हैं और बड़ी मात्रा में ये तांबे के सिक्के भी चलाते हैं अपने शासनकाल में। इसके अलावा सबसे अधिक जो सिक्के भारत में जारी किए गए वो मौर्योत्तर काल में जारी किए गए। सबसे ज्यादा सिक्के मौर्योत्तर काल में जारी किए गए।
भारत। हालांकि जब ये टाइम पीरियड आएगा तो उस समय हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हम एक चूंकि छोटा सा इतिहास को जानने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको शार्ट में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मौर्योत्तर काल में सबसे अधिक मात्रा में सिक्के जारी किए जाते हैं, जो सोने चांदी, ठीक है, शीशे के थे और तांबे के भी सिक्के थे। सातवाहनों ने प्रतीकात्मक रूप से शीशे के सिक्के जारी किए थे। शीशे के सिक्के जारी किए थे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे। गुप्त काल में सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे, जो उस काल की आर्थिक समृद्धि का भी द्योतक है। ठीक है, तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। सोने के सिक्के जारी किए गए थे। सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, तो जो उस काल के आर्थिक स्थिति के द्योतक है। ठीक है, इसके अलावा गुप्त शासकों को देखते हैं तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विभिन्न तरह की मुद्राओं, कहीं वीणा बजाते हुए, कहीं पे उसको शिकार करते हुए। इसके अलावा चंद्रगुप्त जो प्रथम था, उसने लिच्छवी गणराज्य की अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इस परिप्रेक्ष्य में भी सिक्के चलवाए थे। तो सिक्कों से अनेक प्रकार के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, तो सिक्कों से भी हमें उस काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति का पता चलता है। तो ये यहीं पे इस वीडियो को आज हम समाप्त करते हैं। हमारा जो अगला वीडियो होगा, सिक्कों के बारे में और अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे हम उस कालखंड को आगे पढ़ाएंगे, उसको हम आगे उस स्थिति में सिक्कों को देखते हुए चलेंगे उस कालखंड में। तो यहाँ पे आज इस टॉपिक को बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। मानव विकास क्रम में हमने देखा कि मानव पाषाण का उपयोग करके धीरे धीरे किस तरह से ताम्र पाषाणिक संस्कृति में आता है, फिर धीरे धीरे विकास करते हुए हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता की ओर बढ़ता है। यह एक बड़ी आश्चर्यजनक संस्कृति थी। मतलब आप जब इसका अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि जैसी आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग व्यवस्था आज के परिप्रेक्ष्य में है, वैसी ही कुछ इंजीनियरिंग और सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, उसकी नगरीय व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की बिल्कुल हूबहू आज से कम नहीं थी। मतलब आश्चर्यजनक नगरों का विन्यास हमें वहां से प्राप्त होता है। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के विविध आयामों का अध्ययन विविध विषय वस्तुओं के साथ उसके विभिन्न आयामों को समझते हुए करेंगे, और किस तरह से यह हमारे लिए उपयोगी बने और किस तरह से हम इसे अच्छे से तैयार कर सकें, इस पे हम अगली चर्चा प्रस्तुत करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हालांकि यह आज एक छोटा सा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था, चूँकि वो उसमें हम स्रोत पे चर्चा कर रहे थे, इसलिए जैसे सिक्कों और अभिलेख और थोड़ा सा आद्य इतिहास या ताम्र पाषाणिक संस्कृति पे ये थोड़ी सी एक छोटी सी प्रस्तुति आवश्यक थी इतिहास को समझने के लिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारा ये वीडियो आज पूर्ण करते हैं। और दोस्तों, लाइक करिए हमारे इस वीडियो को, शेयर करिए और कमेंट्स के जरिए सुझाव प्रदान करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।